कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्योंकि हम हिस्ट्री में तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। तो बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से विदेशी जातियां हैं वो या विदेशी आक्रांता है वो भारत में आए और फिर यहाँ लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया और उसके पश्चात शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात वो भारत की संस्कृति में ही बस गए और यहीं पे उन्होंने आत्मसातीकरण कर लिया। तो इन सब विदेशी आक्रांताओं में हमने पहले यूनानियों को पढ़ा कि किस प्रकार यूनानी आए थे, फिर हमने शकों को जाना और अब हम तीसरी विदेशी शाखा है वो कुषाण, कि कुषाण कौन थे। तीसरी विदेशी शाखा कुषाणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुषाण किस प्रकार से भारत के अंदर आए थे और उन्होंने किस प्रकार भारत के अंदर अपनी शासन व्यवस्था है वो स्थापित की। तो हम समझते हैं कुषाण कौन थे। देखिए, मान्यता अनुसार, यानी अब इस कुषाणों के बारे में सभी विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग मत है। कुछ कुषाणों को अलग मानते हैं, कुछ अन्य विद्वान हैं उनके अलग मत हैं, लेकिन फिर भी अधिक मत जो है जिसपे विद्वान एक मत है उसके आधार पर हम कुषाणों को समझने का प्रयास करते हैं कि मान्यता अनुसार पश्चिमी चीन के कांसु प्रांत की रहने वाली, ठीक है, विद्वानों की मान्यता अनुसार ये माना जाता है कि ये जो कुषाण जो थे वो पश्चिमी चीन के कांसु प्रांत की रहने वाली एक जाति थी, ठीक है, और उस जाति का नाम था यूची जाति। कि कुषाण है वो यूची जाति से संबंधित थे जो चीन का एक प्रांत था, कांसु प्रांत, ठीक है। आपको याद रखना, सिंगल 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि कुषाणों का चीन में कौन से प्रांत से संबंध है, तो कांसु प्रांत, ठीक है। कौन सी जाति से संबंधित थे, तो यूची जाति से संबंधित थे। अब यहां पर क्या हुआ कि 165 ईस्वी पूर्व में हुणों ने उनकी मातृभूमि से उनको खदेड़ दिया। हुण उस समय मध्य एशिया की शक्तिशाली एक तरह से जाति थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वहां से हटा दिया या भगा दिया और फिर ये कुषाण शाखा जो कह सकते हैं ये यूची जाति ये ऑक्सस नदी घाटी के ताइया, अर्थात ताइया जो कि बैक्ट्रिया का नाम है, ताइया प्रदेश पहुंचे, जो कि बैक्ट्रिया कह सकते हैं, बैक्ट्रिया पहुंचे और वहां पे उस समय शकों की शासन व्यवस्था चल रही थी। शक शासक वहां पर मौजूद थे और उनका राज्य वहां पर था। तो अब यहाँ पर यूची जाति ने क्या किया, यहाँ के जो शक थे, बैक्ट्रिया के जो शक थे, उनको उसने पराजित किया और वहां पर उन्होंने अपना साम्राज्य है वो स्थापित कर लिया, या कह सकते हैं कि वहां पे उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। अब बैक्ट्रिया और उसके आसपास के प्रदेशों के ऊपर उनकी शासन व्यवस्था वो चलने लगी थी और कुषाणों की या ये यूची जाति है वो 5 उनकी प्रमुख शाखाएं थी और वो शाखाएं कौन कौन सी थी, देखिए कि इनकी 5 प्रमुख शाखाएं थी और जिसमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो शाखा मानी जाती है वो कुषाण शाखा मानी जाती है, ठीक है। अब कुषाण शाखा क्यों प्रसिद्ध है या क्यों शक्तिशाली मानी जाती है, इसके पीछे हम समझते हैं कि देखिए कुषाण जो 5 शाखाओं के अंदर विभाजित हो गए थे, तो उसने क्या किया, 5 में ये सबसे शक्तिशाली थी, अन्य जो 4 शाखाएं थी उन शाखाओं को भी उसने पराजित कर दिया कुषाणों ने, ठीक है। और कुषाणों ने इनको पराजित होने के बाद उनके साम्राज्य के ऊपर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो थे तो ये यूची जाति से संबंधित थे, लेकिन चूंकि ये 5वीं शाखा है वो अधिक प्रसिद्ध हो गई, तो यही यूची जाति जो राजवंश या कह सकते हैं ये लोग थे, ये कुषाण शाखा के नाम से सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको मिली या प्रसिद्ध हो गए। तो ये कुषाण शाखा इस प्रकार से सर्वाधिक शक्तिशाली बनी या ये प्रसिद्ध क्यों हुई, तो इसके पीछे ये रीजन माना जा सकता है या ये कह सकते हैं कि ये मत हम दे सकते हैं। अब कुषाणों में सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं कह सकते, एक तरह से कुषाणों का संस्थापक कौन माना जाता है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, कुषाण शाखा का जो संस्थापक माना जाता है उसका नाम आता है कजूर कैडफिसिस। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है।
भारत की तरफ जो मथुरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तक इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया या फैलाया और उसने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया, साथ में ही उसने इस कुषाण साम्राज्य को यहाँ पर उसने स्थायित्व प्रदान किया। स्थायित्व यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपनी जड़ें हैं वो इन सब प्रदेशों के ऊपर जमा दी। तो हम कह सकते हैं उसका साम्राज्य है वो बैक्ट्रिया, गांधार, इसके अलावा तक्षशिला, पंजाब और मथुरा, यानी हम उत्तर भारत का जो भी प्रदेश अगर हम देखें तो उत्तर भारत की ये सिचुएशन अगर हम देखें ये समझे तो यहाँ पर उसने ये वाला प्रदेश काफी हद तक उसने अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, अब विम कैटफिशेस के बारे में हमें जानकारी देने वाली कौन से स्रोत हैं जो हमें मिले हैं? तो अगर हम स्रोतों में देखें तो अनेक मूर्तियां भी मिली हैं। ठीक है, अभिलेख भी मिले हैं जो हमें कुषाण राजवंश या कुषाण शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। स्मारक मिले हैं, तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से मिले हैं सिक्के। ठीक है, सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। ये सिक्के हैं विम कैटफिशेस से संबंधित है। ये सिक्के पेशावर में मिले हैं, बेलग्राम में मिले हैं, तक्षशिला, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी और इंदौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जो सिक्के मिले हैं वो विम कैटफिशेस या कुषाण शासकों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। देखिए, विम कैटफिशेस जो था उसने अनेक उपाधियां हैं। उदाहरण की उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसके उपाधियों में इसमें महाराज, महाराजा धीराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि उपाधियां हैं विम कैटफिशेस ने धारण की थी। अगर हम धर्म को देखें कि वो किस धर्म को मानता था, तो जो जानकारी के स्रोत मिले हैं सिक्के, उन सिक्कों के आधार पर हम ये मान सकते हैं या विद्वान ये मानते हैं कि वह शैव धर्मी था, अर्थात शैव था या शिव भगवान को मानने वाला था। इसके समय की उपलब्धि अगर हम देखें तो उसके समय में विदेशी व्यापार काफी उन्नत हुआ था और विदेशी व्यापार खास तौर से रोम के साथ उसका विदेशी व्यापार था। रोम के साथ उसके व्यापारिक संबंध काफी अच्छे थे और इस व्यापार में उससे रोम से काफी अधिक मात्रा में रोमन सोना है वो प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विम कैटफिशेस ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया या फैलाया और कुषाण शाखा को उसने मजबूती है वो प्रदान की थी। तो ये उत्तराधिकारी है विम कैटफिशेस। और अगर आपका प्रश्न आता है कि कुषाण शाखा का संस्थापक कौन माना जाता है, तो कजूर कैटफिशेस। इसमें बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो आपको ये चीज है वो ध्यान रखिए। तो ये तो था हमारा कुषाण शाखा का सामान्य परिचय। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के अंदर समझेंगे।